अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमने ऐलान किए थे 2024 में हमारा हज का जो सफ़र है वो इंशाअल्लाह बाइक से होगा। उसकी तैयारी में हम लग गए हैं। ये जो राइड आप देख रहे हैं ये हमारे हज के सफ़र की ही तैयारी है। इस तरह का राइड हमने शुरू कर दिए है, इस तरह की प्रैक्टिस वग़ैरह रोज़ाना, ताकि हमारा जो हज का सफ़र है उससे पहले पहले हम अच्छी तरह से प्रीपेड हो सके। और कच्चे रास्ते हैं, अच्छे रास्ते हैं, हर तरह के रास्तों पर हमको गाड़ी चलाने का पूरा पूरा एक्सपीरियंस आ सके। तो इसके लिए अभी से हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। अब इसके बारे में हमारी क्या क्या तैयारियां हुई है, इसके बारे में क्या क्या अपडेट्स है, आज हम आपके सामने वो शेयर करना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि कोई भी सफ़र आप कर रहे हो तो उससे पहले उसकी पूरी तैयारी ज़रूरी है। जैसे अभी मैं क़तर, वहाँ से सऊदी अरबिया जाके उम्रा करके आया हूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों को समझाता था कि देखो, ये पॉसिबल है कि अगर आप फ़ीफ़ा का एक टिकट ले लो तो आप आसानी से क़तर भी जा सकते हो। सऊदी अरबिया भी आपको फ्री में वीज़ा दे रहा है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो अपने गली से मोहल्ले से बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है बाहर की दुनिया कैसी होती है। तो ये सब बातें उनके बहुत ऊपर के लेवल की होती है, उनको समझ में नहीं आती है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, और बाकी जो लोग हैं जिनको ये ऐसे लोग गुमराह करते हैं और ऐसे लोग जो हैं दूसरे लोगों को ये बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो हमको ख़ुद फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो हमने क्या किए, ख़ुद ने फ़ीफ़ा का टिकट लिए, ख़ुद क़तर गए, वहाँ पे तकरीबन 12 दिन रहे। वहाँ से 13वें दिन हम सऊदी अरबिया के लिए रवाना हुए और तकरीबन हमारा 11 दिनों का सऊदी अरबिया का भी सफ़र रहा माशाअल्लाह एकदम बेहतरीन। फिर सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ़ शहरों से गुज़रते हुए मदीनतुल मुनव्वरा हम पहुँचे। फिर हमने अपना उम्रा वग़ैरह सब कुछ किए और वापस हम अब इंडिया आ चुके हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे यार, अगर हम भी फ़ीफ़ा का सिर्फ़ एक टिकट लेते थे, अभी मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ़ 40 रियाल यानी 800 रुपये में वो टिकट मिला, जिसके ज़रिए से तकरीबन 7 मुल्कों का वीज़ा मुझे फ्री में मिल गया। इस तरह से फ़ीफ़ा की वो ऑफ़र थी। अब जब चुग गया खेत, कहावत है ना मशहूर, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब उसके बाद क्या फ़ायदा। तो ऐसा ही अब फ़ीफ़ा भी ख़त्म हो गया, वर्ल्ड कप, सारी चीज़ें हाथ से निकल गई, जबकि ये बातें हम फ़ीफ़ा से 1 महीना पहले से बोल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा के हम आ गए। तो तैयारी करना पड़ती है। ये सब जो है ना, ये मस्तान शाह बाबा जो जलगांव से निकले थे वैसा नहीं है। कहाँ है बोले, पासपोर्ट तो पीछे से आ रहा है, वीज़ा कहाँ है, वो तो बस मिल जाएगा, वीज़ा जो है वो बॉर्डर पे ख़ुद ला के मुझे दे देंगे। तो ये जो हवाई बातें होती है, इस तरीक़े से आप हज का, उम्रे का, पैदल सफ़र हो, बाइक से सफ़र हो, नहीं कर सकते हैं। शिहाब चित्तूर भी जब हज के सफ़र पे रवाना हुए तो उस वक्त में भी मैंने यही कहा था और एक वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था। मैं बोला देखो, ये जो शिहाब चित्तूर है ये सिर्फ़ एक ही कंडीशन के अंदर पाकिस्तान के रास्ते से पैदल हज को जा सकता है, अगर ये NRI है, मतलब इसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है और किसी और मुल्क का पासपोर्ट है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि मुझे पता है, ये अच्छी तरह से हम जानते हैं ये तमाम बातें। हमने इसकी सब तहक़ीक़ आज से 3 साल पहले करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान इंडियंस को किसी भी हालत में वीज़ा नहीं देता है, और हमारी बात अल्लाह ताला ने सही करके दिखाई। वो शिहाब चित्तूर पिछले 3 महीनों से पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और बेचारे को जो है कोई दुकान के उद्घाटन के लिए ले जा रहा है, कोई घर में दुआ कराने के लिए ले जा रहा है। अब सब लेके जा रहे हैं उसको, हमारे सिख भाई भी लेकर जा रहे हैं, मुसलमान भी लेके जा रहे हैं। अब जो है वो एक तबर्रुक की चीज़ बन गया हुआ है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान वीज़ा देने वाला नहीं है उसको, ये मैं आपको गारंटीड कहता हूँ। तो पाकिस्तान ने वैसे दिया भी नहीं वीज़ा। ये सब बातें हमको पहले से पता थी। जब शिहाब चित्तूर का सफ़र शुरू हुआ तभी हमने बोले थे कि शिहाब चित्तूर एक ही कंडीशन के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, अगर शिहाब चित्तूर के पास में
वो NRI है और किसी और मुल्क का वीज़ा है, मगर हमारी बातें उस वक्त लोगों के समझ में नहीं आई। तो हम जो है शिहाब चित्तूर के जैसी गलती नहीं करना चाहते, हवाई फायरिंग कि पूरे मुल्क में एक हंगामा, एक शोर करके बॉर्डर तक चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। अब बॉर्डर जो है क्रॉस करने को ही नहीं मिल रहा है, तो वैसा नहीं करना है। कभी भी कोई भी काम करो, हमें बचपन के ज़माने में हमारे उस्ताद ने एक बात बताई थी और वो मैंने किताब में भी पढ़ा था। बोले अगर छोटे से छोटा भी काम करना है तो उसके लिए पहले बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है, छोटे से छोटे काम के लिए भी बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। ये नहीं है अपना मस्तान शाह बाबा के जैसा जो है थैली उठाए और हाशमी बाबा विमल गुटके वाले फ़िरोज़ाबाद के कहाँ जा रहे हैं, विमल गुटका मुंह में रखें तो बोले मोहम्मद बिन सलमान को भी विमल गुटका खिलाने के लिए जुबां केसरी दोनों साथ में मिलकर खाएंगे बोले। तो ऐसा नहीं होता है ना, विमल गुटका खा के जो है हाशमी बाबा के जैसी हवाई फायरिंग करने से, और ना ही मस्तान शाह बाबा का पासपोर्ट पीछे से आ रहा है और वीज़ा जो है वो भी बाद में आ रहा है। ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा काम भी करना है ना, पहले उसके लिए बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। और मेरी आदत यही है, मैं जब भी किसी मुल्क वगैरह का भी सफ़र करता हूँ, मैं वहाँ का प्रॉपरली इंश्योरेंस लेता हूँ, वहाँ के टिकट वगैरह रिटर्न सारी चीज़ें प्रॉपर मैं बुक करता हूँ। सारी चीज़ें, वहाँ का होटल है, वहाँ खाने का सारी चीज़ें, उसके बगैर सफ़र नहीं करते हैं। तो ऐसा पहले से तैयारी करना पड़ती है। इसीलिए हमने 2023 का ऐलान नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे सामने पूरी दुनिया के हालात थे। मैंने आज से 4 महीने पहले वो ऐलान किया था बाइक से हज के लिए सफ़र करने का, तो हमने तभी बोल दिए थे कि देखो हम 2024 में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बात को देखो अल्लाह ने कितना सच करके दिखाया। क्योंकि चाइना के बॉर्डर अभी तक ओपन नहीं हुए थे, जो पहला कोरोना था, और उसके बाद अभी वापस से चाइना में कोरोना आ गया। फिर चाइना ने नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, फिर चाइना की तरफ से नई नई पाबंदियाँ आ गई। फिर चाइना ने ऐलान कर दिया कि अभी हमारे बॉर्डर हम ओपन नहीं करेंगे, और अभी वापस से चाइना ने जो है सारी पाबंदियाँ लगा दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, चाइना ओपन ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो इरादा है पहले से ही, हमने पहले ही ऐलान की है, ये पाकिस्तान वाले चक्कर में हम पड़ने वाले ही नहीं हैं। हम वाया चाइना जाएंगे, हमारा पूरा प्रोग्राम पहले से तय है। हमारा इरादा था म्यांमार से जाने का, लेकिन म्यांमार के हालात सही नहीं है, तो ख़ुद हमारी गवर्नमेंट ने म्यांमार के सारे बॉर्डर सील किए हुए हैं। फिर हमने तहकीकात किए तो पता चला कि नेपाल से चाइना का बॉर्डर ओपन है, तो नेपाल से जा सकते हैं आसानी के साथ, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मसला चाइना का ही है कि चाइना का बॉर्डर तो नेपाल से ओपन है, लेकिन चाइना में अभी एंट्री नहीं कर सकते हैं। कोरोना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से चाइना गवर्नमेंट ने सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं। और हमने गाड़ी भी जो तय किए, पहले हमने पूरी तैयारी में हर गांव में पहले ये देखे कि किस बाइक का जो है उसका वहाँ पे सर्विस स्टेशन होना चाहिए। अगर हम सुजुकी की बाइक लेते हैं तो क्या सुजुकी का सर्विस स्टेशन, हमारा जो रास्ता है, अब हमारा रास्ता कैसा है, हम इंडिया से नेपाल जाएंगे, नेपाल से चाइना जाएंगे, चाइना से किर्गिज़िस्तान जाएंगे, किर्गिज़िस्तान से उज़्बेकिस्तान जाएंगे, और उज़्बेकिस्तान से जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान से हम आगे बढ़ेंगे ईरान, और फिर ईरान से हम दाखिल हो जाएंगे इराक़ के अंदर। 2 मिनिट रुकते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अरे दादा, हा रस्ता परतूरसाठी चांगला आहेत का? हो चांगलं म्हणजे असंच आहे का? हो काय थोडाफार काय जायचं पण मोटरसायकलला काय अडचण नाही का, की आपला हा रस्ता चांगला आहे वाटूरवाला? नाही नाही तिकडे त्याला पुढे गेल्यावर हाय जरा नाही नाही, हे एकदम चांगलं आहे. हे आहे थोडंफार खराब आहे. ठीक आहे का? जाऊ नाही शकतो तुम्ही. नाही, मग मी शॉर्टकट पण आहे ह्यो. नाही, आहे शॉर्टकट ते मला माहीत आहेत, पण जाऊ दे आता, तोच रस्ता. हां, कोणाला यायचा? या ना, ये ना मग. बस
फिर ईरान में जैसे ही दाखिल हो गए, उसके बाद वहाँ से इराक़ है, तो इराक़ में भी हमने देखे। इराक़ के बाद सऊदी अरबिया है, या कुवैत होते हुए भी सऊदी अरबिया जाते हैं। तो कैसा है, जब आप बाइक के ऊपर इतना बड़ा सफ़र कर रहे हैं तो आपने तहकीक करना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका सर्विस सेंटर ये सारे मुल्कों में होना चाहिए, चाइना में भी और ये बाकी सारे मुल्कों में भी। तो हमने देखे माशाअल्लाह हमारे इंडिया की जो कंपनियां हैं उसमें से बजाज का भी जो बजाज के भी सर्विस सेंटर है ये सारे मुल्कों में है। बजाज के सर्विस सेंटर नेपाल में भी है, बजाज के सर्विस सेंटर चाइना में भी है, बजाज के सर्विस सेंटर किर्गिज़िस्तान उज़्बेकिस्तान में भी है, बजाज के सर्विस सेंटर अफ़गानिस्तान और ईरान में भी है। उसके बाद में इराक़ में भी बजाज के सर्विस सेंटर है। इराक़ में तो बहुत बड़ा बिज़नेस है बजाज का, क्योंकि बजाज ऑटो इराक़ के हर गांव में पहुंच चुका है। और फिर वहां से आगे जो है बजाज के शोरूम या बजाज का सऊदी अरबिया के अंदर भी जो है बजाज के सर्विस सेंटर मौजूद है। तो मेरा पहले तो इरादा ये भी हुआ, मैं बोला बजाज की वो जो एवेंजर गाड़ी है वो मुझे ज़रा अच्छी लगी, क्योंकि उसके अंदर बैठक जो है वो कंफर्टेबल है। तो मैं हर गाड़ी को ज़रा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2024 में आपको जाना है तो आपके पास में बाइक भी एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। अब हमने यामाहा की जो M15 जो है वर्जन 2 वो गाड़ी तो हमने ले ली है, लेकिन वो स्पोर्ट बाइक है। इतने बड़े सफ़र के लिए जो है कंबर दुख जाएंगी उतने बड़े सफ़र के ऊपर, वो बाइक के ऊपर। वो गाड़ी खाली भगाने के लिए है, अगर आपको रेस लेना है तो वो गाड़ी मैं अभी उसके बारे में उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह तो चल रही है। लेकिन असल जो इतना लंबा रूट आपको करना है ना, तो फिर आपके पास में बजाज एवेंजर्स के जैसी गाड़ी होना चाहिए। वैसे आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट के अंदर आप लोग भी लिखिए कि भाई आपकी नज़र में ऐसी कौन कौन सी बाइक्स है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल साबित हो सकती है। जैसे यूनिकॉर्न है और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, बुलेट छोड़कर, क्योंकि बुलेट में एकदम टाइट बैठना पड़ता है तो उससे पूरी कंबर हाथ को आ जाएंगी। गाड़ियां वो होना चाहिए जिसकी बैठक सही हो ऐसे लंबे रूट के लिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया हूँ कि अबरार भाई जो है, जो जर्मनी से चले थे, अपने गांव तक आए ननकाना साहब, फिर वहाँ से गए उम्रा किए और अभी फ़िलहाल उधर ही भटक रहे। वो सऊदी अरबिया पूरा एक्सप्लोर किए, कतर पूरा एक्सप्लोर किए, बहरीन और ओमान और जॉर्डन और मस्जिद अक्सा और ये सारे मुल्कों में ही घूम रहे हैं वो। तो अबरार भाई जो है उन्होंने कौन सी गाड़ी लिए थे, उन्होंने ली हुई है BMW की, और BMW की जो गाड़ी है 310। तो मैं BMW के भी शोरूम में जाकर आया हूँ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि जिस दिन मैं गया उस दिन वो शोरूम बंद था। तो BMW की भी बाइक अच्छी है, लेकिन अबरार भाई ने जो है उस बाइक को लेने के बाद जितने की बाइक है उतने ही पैसे उसको मॉडिफाई करने में लगाए। उन्होंने उसके सारे मिरर्स चेंज कर दिए, उसकी लाइटिंग का सिस्टम अलग बनाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर की। तो मैं भी जो है ऐसा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि बाइक आप कोई भी लो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप जो है रोज़ाना 200 किलोमीटर भी गाड़ी चलाते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 महीने या 6 महीने लगेंगे अपने गांव से, यानी महाराष्ट्र से, मुंबई से हम अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे और मुंबई से इंशाल्लाह हम गुजरात जाएंगे और गुजरात से जो है फिर ऐसा होते हुए दिल्ली से यूपी और यूपी होते हुए फिर इंशाल्लाह हम जो है नेपाल में दाखिल होंगे। या ऐसा हमारा पहले से पूरा प्रोग्राम बना हुआ है इंशाल्लाह। इस तरतीब से हम सफ़र करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ना, ये जो हमारा पूरा रूट है, ये रूट के एतबार से तो हम जो है इंशाल्लाह हमको भी पूरी तैयारी उसी एतबार से करना पड़ेगी। तो ये जो सफ़र है तो इसकी तैयारी ज़रूरी है। तो अभी जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो इसीलिए कि जितना मेरे से हो सकता है मैं एक बाइक चलाऊँ। अभी ये जो आप मेरी राइड देख रहे हैं, ये मैं 65 किलोमीटर गया और फिर 65 किलोमीटर रात में वापस आया। तो तकरीबन ये 120 किलोमीटर की राइड है, लेकिन ये कंफर्टेबल राइड रही। इसके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा थकावट वगैरह नहीं महसूस हुई। लेकिन ऐसी जो 200 किलोमीटर की हम रोज़ाना सफ़र करते रहेंगे ना, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलते रहे और फिर उसी के एतबार से क़ियाम करते रहे तो 3 से 4 महीने लगेंगे। वैसे अगर रास्ते में जैसे उज़्बेकिस्तान में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है,
ऐसे ही समरकंद है, बुखारा है और बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। चाइना के अंदर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है और भी बहुत सारे सहाबा इकराम वहाँ पे आराम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जो तारीख़ी मसाजिद है, 14-14 साल 100 साल पुरानी मस्जिद है, चाइना में है, वो सारे मस्जिदों की ज़ियारत करते हुए शियान चाइना का जो है एक तारीख़ी शहर है, बहुत सारी वहाँ पे तारीख़ी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें टेराकोटा वग़ैरह जो वहाँ पे कब्रें निकली हुई है, वो सब चीज़ें देखने जैसी है। तो वहाँ से फिर किर्गिज़िस्तान है, तो किर्गिज़िस्तान के अंदर भी 100% मुस्लिम मुल्क है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस वग़ैरह है जहाँ पे आज हमारे इंडिया के बच्चे जाके MBBS कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे हज के सफ़र के दरमियान ये सारी जगहों से होते हुए आगे बढ़ सकते हैं, फ़िज़िकल और प्रैक्टिकल वहाँ पे विज़िट करके भाई वहाँ की तालीम कैसी है, बच्चों से मिलते हुए हमारे बच्चों को भी ज़रा खुशी लगेंगी। इंडिया से कोई हज के लिए बाइक पे जा रहे हैं तो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ऐसे ही उज़्बेकिस्तान में भी हज़ारों हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनसे भी हम मिलते मिलते इस तरह से जो है सफ़र चलता रहेगा। फिर अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात भी अब माशाअल्लाह इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है जितने तारीख़ी मकामात हैं और वहाँ पर भी जो है बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रें हैं। और अफ़गानिस्तान से होते हुए फिर जब ईरान में दाखिल होते हैं तो ईरान के अंदर तो फिर वहाँ तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। इतने बड़े बड़े वहाँ पे बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, शेख सादी और फिर इसी तरह से अल्लामा रूमी और इसी तरह से वहाँ पे मशहद है और इसी तरह से वहाँ पर जो है बड़े बड़े सहाबा इकराम जो है ईरान में भी आराम कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी कब्रें हैं। हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो गैलान है, असल में वो भी ईरान के ही रहने वाले थे। हम उनके शहर में भी जाएंगे गैलान, और इसी तरह से उनका जो मकाम पैदाइश है और उनका जो जहाँ पे उनकी विलादत हुई थी वो सारी जगहों की हम आपको ज़ियारत कराएंगे। और फिर वहाँ से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो भी ईरान के थे, उनका गांव है संजर, वो भी ईरान में है, वहाँ पे भी हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ की सब आपको हम जो है बताएंगे। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते क्योंकि हमको जो है ना पूरा ईरान क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम अफ़गानिस्तान से ईरान में एंट्री लेते हैं ना तो ये पूरा मुल्क हमको क्रॉस करना है। तो ये सारे शहर जो है रास्ते में आते रहेंगे और रास्ते में आने की वजह से सारे शहर जो है वो रास्ते में आते रहेंगे और रास्ते में आने की वजह से फिर हमको जो है ये सारे ज़ियारतों को करते 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी ज़ियारतें करते करते हम फिर ईरान से इराक़ जब पहुँचते हैं तो इराक़ में तो क्या है, सबसे पहले बसरा में एंट्री है। बसरा वो शहर है जहाँ पे हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और इसी तरह से बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा इकराम ने उस ज़माने के अंदर जो है वो बसरा आए और बसरा के अंदर जो है उन्होंने क़ियाम किया। ऐसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लश्कर भेजा था, वो बसरा से ही भेजा था। उसका वो टूटा हुआ महल जहाँ पे उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया था और जिस जगह के ऊपर जो है यानी जो भी वहाँ पे बाद में जिसने भी हुकूमतें की उनका ज़वाल कैसे हुआ, वो सारे मकामात की हम आपको ज़ियारत कराएंगे। फिर बसरा से करीब में ही करबला है और उसी के करीब में नजफ़ है और फिर कूफ़ा है। ये सारे मकामात और अल्लाह ने चाहा तो फिर बगदाद भी जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर गैलानी रहमतुल्लाह अलैह वो बगदाद के अंदर जो है उनका मज़ार है। सफ़र के दरमियान ये आ रहे हैं तो हम सबकी ज़ियारत करेंगे। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में उनकी भी क़ब्र है। इसी तरह से इराक़ के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का गांव है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गांव है। और इराक़ की जो तहज़ीब है और इराक़ के अंदर जो है बाबिलोन जो हज़ारों साल पुरानी जो एक सभ्यता जिसे हिंदी में कहते हैं और डेंसिटी या डेस्निटी जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं, हम आपको वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे। बाबिलोन वो अभी भी है, वहाँ पे मौजूद है। इराक़ के मुख्तलिफ़ शहर है इराक़ के अंदर भी बड़े बड़े वहाँ पे सहाबा इकराम और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के
मकानात है, उनके मकामात है, और इसी तरह से उनके ज़माने के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की हर चीज़ आज भी इराक़ में मौजूद है। वो जो हम बचपन में पढ़ते थे मन कसर अल असनामा, जो वाक़या जिस जगह पे पेश आया था आज भी महफूज है। वो ऐसा नहीं है कि खाली कोई किस्सा कहानी है। तो इंशाअल्लाह जब हम इराक़ से गुज़रेंगे तो हम आपको पूरे इराक़ की ज़ियारतें कराएंगे। सामर्रा है इराक़ के अंदर। इसी तरह से हर वो तारीख़ी जगह, हर वो तारीख़ी चीज़ जो इराक़ में पेश आई थी, करबला के मैदान में भी हम आपको लेकर चलेंगे। जहाँ पे करबला का वाक़या पेश आया था उस मैदान से हम आपको लाइव, जैसे हमने अपने चैनल पे ग़ज़वा उहद का वाक़या हमने आपको लाइव बताया, ग़ज़वा उहद के मैदान में जाकर और उस टेकड़ी के ऊपर चढ़कर जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और उनके जो है 50 साथी थे, हम ऐसे ही आपको जो है करबला के मैदान में वहाँ पे जाकर ये बताएंगे लाइव कि करबला का जो मैदान है कहाँ पे ये वाक़या पेश आया था और किस जगह पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहले खाना ने क़ियाम किया था। इसी तरह से फिर जब सऊदी अरबिया में दाखिल हो जाएंगे तो सऊदी अरबिया तो क्या है, क्योंकि हम नॉर्थ में जब सऊदी में एंट्री लेंगे इराक़ से तो हमको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो गांव है मदियन, वो रास्ते में मिलेगा। हम आपको मदियन की ज़ियारत कराएंगे। फिर तबूक आएगा रास्ते में, फिर वहाँ से रियाद है, और इसी तरह से सऊदी अरबिया के अंदर भी जितने तारीख़ी मकामात आते रहेंगे वो सारे तारीख़ी मकामात से हम गुज़रते हुए फिर इंशाअल्लाह सबसे पहले मदीना मुनव्वरा ही पहुँचेंगे और वहीं पे हम अपना जो है बोरिया बिस्तर वग़ैरह सब रख देंगे और फिर वहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा से फिर हम मक्कतुल मुकर्रमा के लिए जो है अपने उम्रे का पहले एहराम बांधेंगे, मक्कतुल मुकर्रमा जाके उम्रा करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो हज का हमारा सफ़र है उसकी प्रोसेसिंग में लग जाएंगे। जो हज की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ वग़ैरह होती है वो करेंगे इंशाअल्लाह। और वो सब होने के बाद में फिर अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी बाइक से ही जब वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे तो वापसी में फिर उर्दुन जाएंगे, फिर मिस्र जाएंगे, वहाँ से मस्जिद अक़सा वग़ैरह की भी ज़ियारत हम अपने बाइक पे करेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिद अक़सा की ज़ियारत करके फिर जॉर्डन से जो है जब मिस्र जाएंगे तो जामियातुल अज़हर की हम आपको ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। और जामियातुल अज़हर के साथ साथ फिर हम आपको मिस्र के अंदर वो सारे तारीख़ी मकामात जो फ़िरऔनों के ज़माने के हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का गांव भी जो है वो मिस्र में है, तो वो भी इंशाअल्लाह आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सब के लिए पहले से तैयारी ज़रूरी है। खाली बोल बच्चन से काम नहीं होगा, बोल बच्चन से नहीं, बल्कि इसके लिए प्रॉपर आपको तैयारी करना पड़ेगी। नहीं काय प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे। हा ठीक आहे. काय नाव आपला? अभय गवई. ठीक आहे, पुरा डांबर म्हणजे सिमेंटचा रोड आहे. सिमेंटचा रोड आहे ना, आता काय प्रॉब्लेम नहीं पर रोड पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मोहतरम दोस्तों, ये नौजवान मिल गया था रास्ते में, बोले मेरे को लिफ्ट दो वाटूर फाटे तक। मैं बोला ठीक है बेटा बैठ जाओ। अब हमने इसको उतार दिए है। अब हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आगे। शाम का वक्त है, सूरज जो है वो गुरूब की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम भी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, बस आप सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह ताला से हमारे लिए खुसूसी दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अज़ाइम में हमको कामयाबी अता फ़रमाए और वीज़ा वग़ैरह की जो प्रोसेसिंग है उसको आसान बनाएं। और चाइना के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला कोरोना के इख्तिताम यानी कोरोना को जड़ से ख़त्म कर दे, ताकि पूरी दुनिया में जो है दोबारा से ये सारे जो सफ़र के रिस्ट्रिक्शंस है और सारी पाबंदियाँ हैं उन सबको अल्लाह तबारक व तआला जो है हटा दे, ताकि आसानी के साथ में हम लोग जो है वो सफ़र कर सकें। लेकिन उसके लिए तैयारी ज़रूरी है, हम अपनी तैयारी में लगे हैं। बाकी अब अल्लाह की मदद की, उसके नुसरत की ज़रूरत है और आप सब लोगों के दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा निकलना भी आसान होगा। वैसे हम डॉक्यूमेंटेशन के सारे काम में लगे हुए हैं और सारे काम हम कर रहे हैं, वीज़ा वग़ैरह सारी चीज़ें हैं।
जैसे जैसे जो है ये सारी चीज़ें हमारी भी आगे बढ़ती है, हम आप सब लोगों को भी उसके बारे में जो है इत्तला देते रहेंगे। और जिन लोगों को हमारे साथ में आना है, तो अभी तक हमने उसका ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, और चाइना के ये सारे हालात हैं, तो थोड़ा सब्र करें, वेट करें। हम जिसको भी आना है उनको सबको साथ में लेके एक पूरी जमात के साथ ये सफ़र करेंगे, हम अकेले सफ़र नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सबके पूरे प्रॉपर पेपर वगैरह बना के हम इंशाअल्लाह करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त, तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु तआला अला